नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। तो बिहार में अब चुनावी सिलसिला आगे की तरफ बढ़ चला है। दूसरे दौर के लिए आज प्रचार अभियान थम गया, लेकिन शाम तक एनडीए और महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने रैलियों और जनसभाओं में पूरी ताकत झोंक दी। एक एक नेता ने 5 से लेकर 8 रैलियों तक को संबोधित किया। दूसरे दौर में 6 जिलों की 32 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके बाद तीसरे चरण की वोटिंग में 12 दिनों का अंतराल है। लिहाजा सभी पार्टियों ने बीते कुछ दिनों से पूरा जोर दूसरे यानी कि इसी दौर के लिए 6 जिलों पर लगाया हुआ था। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। समूचे इलाके में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हम इन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दूसरे दौर का थमा प्रचार अभियान, घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू। 6 जिलों की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान। चौथे दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी। पर्चों की जांच कल। 17 अक्टूबर तक नाम वापसी की तारीख। पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के पोस्टर पर महागठबंधन को ऐतराज, चुनाव आयोग से की शिकायत। और विदेशी सैलानियों की पसंद बोध गया, बुनियादी सुविधाओं से महरूम। सड़क, सीवर, सफाई बड़ा चुनौती मुद्दा। बिहार में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम गया है। अब नेताओं के घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। 16 तारीख को 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे दौर के लिए बुधवार शाम प्रचार थमने तक सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगाए रखा। एनडीए की ओर से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अरवल, कैमूर के रामगढ़, औरंगाबाद और गया के वजीरगंज में चुनावी सभाएं की, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोहतास के नोखा और काराकाट में जनता से मुखातिब हुए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने औरंगाबाद के नबीनगर और अरवल में जनसभाएं की, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने रोहतास के दिनारा और नोखा में लोगों से वोट मांगे। तो उधर महागठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के बेलागंज, भभुआ के रामपुर, रोहतास के चेनारी, करहगर और दिनारा में जनसभा को संबोधित किया। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी दूसरे दौर के लिए 8 चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया। 16 अक्टूबर को 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले 12 अक्टूबर को पहले दौर के लिए 10 जिलों की 49 सीटों पर 57% वोटिंग हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रचार खत्म होने के बाद अब दूसरे दौर के मतदान पर सबकी निगाहें हैं। सीटों के लिहाज से देखें तो दूसरा दौर सबसे छोटा है, लेकिन 6 जिलों की इन 32 सीटों पर प्रदेश की राजनीति में कई बहुत ही अहमियत ये सीटें रखती हैं और यही वजह है कि इस दौर में सभी पार्टियों ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाए रखा। दक्षिण बिहार का ये इलाका आज भी विकास के इंतजार में टकटकी बांधे है, लेकिन राजनीतिक हलचल यहाँ चरम पर है। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को इस इलाके में मतदान होगा। इसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी सहित कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इस दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया की 32 सीटों पर वोटिंग होगी। बड़ी संख्या में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के चलते सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। बहुत बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर रहेगी, ताकि लोगों को सुरक्षित होने का एहसास हो सके और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सके। हमारा जिला नक्सल अफेक्टेड भी है, उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारियां की है। चूंकि नक्सल अफेक्टेड होने के कारण कई प्रकार के नए सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, तो उन सभी को हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की। दूसरे दौर में 456 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या महज 32 है। सबसे ज्यादा बीएसपी के 32, बीजेपी के 16, जेडीयू के 13, आरजेडी के 13, सीपीआई के 13, कांग्रेस के 6, आरएलएसपी के 6, एलजेपी के 3 और सीपीएम के 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा दूसरी पार्टियों के 200 और 146 निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं।
इनके भाग्य का फैसला 86,13,832 मतदाता करेंगे। चुनाव आयोग ने 9,119 मतदान केंद्र बनाए हैं और इतनी ही तादाद में ईवीएम की व्यवस्था की गई है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र सासाराम है, जबकि सबसे छोटा मखदूमपुर। छोटा होने के बावजूद मखदूमपुर काफी अहम है, क्योंकि यहां से जीतन राम मांझी मैदान में हैं। इस दौर में जिन 32 सीटों पर मतदान होना है, उनमें सबसे ज्यादा गया में 10, रोहतास में 7, औरंगाबाद में 6, कैमूर में 4, जहानाबाद में 3 और अरवल में 2 सीटें हैं, जिनमें 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। महिला उम्मीदवारों के लिहाज से इस दौर में भी आंकड़े सुखद नहीं हैं। महज 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां एक से ज्यादा महिला उम्मीदवार मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरे दौर के लिए 16 अक्टूबर को जिन 6 जिलों में चुनाव होना है, उनमें से कई इलाके नक्सल पीड़ित भी हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। चैनपुर, कुटुंबा, रफीगंज, गुरुवा, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, टिकारी और अतरी में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि चेनारी, सासाराम, डेहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, गोह, बेलागंज और वजीरगंज में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और बाकी सभी सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पोस्टरों को लेकर महागठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। महागठबंधन के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल और वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने निर्वाचन आयोग को शिकायत पत्र सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। महागठबंधन ने एयरपोर्ट प्रबंधन को भी खत लिखकर पूछा है कि बीजेपी ने पोस्टर लगाने की अनुमति क्या ली थी। हमने चुनाव आयोग की जानकारी में ये सारी चीज लाई कि किसके कहने पर ये चुनाव प्रचार पटना एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। नंबर 1, अगर आपने इजाजत दी है तो आप बताएं। तो उनका नहीं, हमने इजाजत नहीं दी। कि एयरपोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर दर्जनों कटआउट्स लगे हुए हैं वोट मांगते हुए, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज है एक पॉलिटिकल पार्टी के हित में। इलेक्शन कमीशन ने इसको संज्ञान में लिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उसको शाम तक कम से कम नीचे उतरवा देंगे। प्रधानमंत्री ने संविधान और कानून का मजाक उड़ाया है। एयरपोर्ट का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, रेलवे स्टेशन का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। क्या इतने घबरा गए हैं प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी कि अब कानून को भी ताक पे रख के वो इलेक्शन लड़ेंगे? क्यों उनको इस बात से एतराज क्यों है पोस्टर से? ऐसा इसमें क्या लिखा हुआ है? अब मैंने एक बात कही इसमें, अगर उनको लगता है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों उनको लगता है व्हाई द हैट फिट्स हिम। ये तो मैंने मिस्टर कुमार बोला ना। मिस्टर कुमार तो भैया बिहार में बहुत सारे हैं, मेरे खुद के नाम के आगे कुमार लगा हुआ है। मैं चलिए सीधा रुख करेंगे पटना का, जहां से वरिष्ठ पत्रकार रजनी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो तमाम मुद्दे हैं जिनको कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाह रही है, चाहे छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा, लेकिन ये जो रिसेंट पोस्टर वाला मुद्दा उभरा है एयरपोर्ट पर, ये पटना से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। कितना रेलेवेंस इसमें आप देखते हैं और कितना वजन खासकर देखते हैं अगर महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई के लिहाज से देखा जाए तो? ये पोस्टर वाले मुद्दे को अगर हम लेकर देखें तो बिहार में जब फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था उसके पहले एक मुद्दा आरक्षण का मुद्दा था। इस दूसरे चरण के चुनाव के पहले मुद्दा रहा स्टिंग का। लेकिन स्टिंग चूंकि बीजेपी वाले इतने हावी हो गए थे महागठबंधन पे कि उनके लिए और कोई मुद्दा बचा नहीं था, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर ये पोस्टर वॉर शुरू हुआ, तो दोनों तरफ से तानातनी वाली स्थिति बनी हुई है। दोनों आरोप प्रत्यारोपों के घेरे में दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आज एक सशक्त, चूंकि कल 2 दिन बाद चुनाव है, आज से आचार संहिता लग गई है, तो एक सशक्त मुद्दा मिल गया है महागठबंधन को। तो कह सकते हैं पोस्टर वॉर जो है वो पहले भी चला था, एक बार फिर से पोस्टर वॉर बहुत जोर शोर पर इस बार दम भरकर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि तमाम आरोप प्रत्यारोप में एक नया मुद्दा, चूंकि 2 दिन आचार संहिता रहेंगे, कल कोई प्रचार नहीं होंगे, तो कोई
जिलों में चुनाव है उनमें प्रचार नहीं होंगे, तो मुद्दा कोई होना चाहिए जो 2 दिन तक गूंजे और जिससे जनता रूबरू हो, जो मुद्दा बिल्कुल। छाया रहे जनता के दिलो दिमाग पर। जिस तरह से जी, और जिस तरह से ये मुद्दा एक तरह से रंग ले रहा है, एक तरह से पेस पा रहा है, एक तरह से रफ्तार ले रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि जो बिहार की लड़ाई है वो कितनी बड़ी लड़ाई है दोनों ही गठबंधनों के लिए। लेकिन रजनी जी, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, जो दूसरे दौर का जो मतदान अब होने वाला है 16 तारीख को, वो कितना अहम है बिहार की राजनीति में? हालांकि सीट्स बहुत कम है, 32। बहुत अहम है ये जो दूसरे दौर का मतदान है, बहुत ही सीमित जगहों पे हो रहा है, लेकिन बहुत ही अहम चुनाव है, क्योंकि जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट में भी मैं देख रही थी, ये नक्सल बेल्ट है, नक्सल एरिया है। नक्सल एरिया में चुनाव होना है, जो सबसे बिहार के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है ये चुनाव। और इसमें चुनाव आयोग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो कितने शांतिपूर्ण ढंग से इस मतदान को करा पाते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप तमाम राजनीतिक पार्टियों में तो चल ही रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के लिए और प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये जो सेकंड फेज का इलेक्शन है। तो खासतौर पे सबकी नजर है इस चुनाव पे, सेकंड फेज के जो नतीजे जो भी आए, लेकिन सेकंड फेज का जो चुनाव होगा उसमें दोनों दल अपनी अपनी अशक्ति आजमाइश कर चुके हैं। बहुत छोटे कंस्टिट्यूएंसी इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन तमाम जितनी ताकतें तमाम पार्टियां लगा सकती थी, उन सब ने तमाम अपनी अपनी ताकतें झोंक ली हैं। तो अब चूंकि कल कुछ भी ये नहीं कर सकते थे, तो कल ये पोस्टर वॉर का सिलसिला चल निकला है, और मुझे लगता है कि कल पूरे दिन ये मीडिया में पूरी तरह से छाया रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी जी, हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो सेकंड फेज का जो चुनाव है, बेहद कम सीटें इसमें ज़रूर हैं, क्योंकि पूरे अगर पांचों फेज़ों के लिहाज से देखा जाए तो सबसे कम 32 सीटें इसी फेज़ में हैं, लेकिन बहुत रेलेवेंट माना जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इसे माना जा रहा है, क्योंकि बहुत अहम सीटें भी हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर सीटें नक्सल प्रभावित भी हैं। तो वाकई में चुनाव आयोग के लिए कहें या राजनीतिक दलों के लिए कहें या बिहार की जनता के लिए कहें, ये काफ़ी अहम चुनाव होने जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे बिहार की सबसे उम्रदराज उम्मीदवार से। दादरी कांड पर प्रधानमंत्री का बयान, घटना पर जताया अफसोस। गुलाम अली मामले पर भी सफाई, विपक्ष पर लगाए ध्रुवीकरण के आरोप। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री का बयान, रात 8 बजे। बोध गया की विश्व के नक्शे पर अलग पहचान है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान यहीं प्राप्त हुआ था, और यही वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में विदेशी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। विश्व धरोहर होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं की कमी यहां साफ दिखती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ते विदेशी निवेश से पुराना व्यापार वजूद खोता जा रहा है। समूचे विश्व में महाबोधि मंदिर के लिए मशहूर बोध गया को भगवान बुद्ध की धरती भी कहा जाता है। लाखों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक हर साल यहाँ का रुख करते हैं। 2002 में इसे विश्व धरोहर स्थलों की श्रेणी में शुमार किया गया। बावजूद इसके जगह जगह गंदगी का अंबार, बदहाल सीवर सिस्टम, पानी की कमी और खराब सड़कें यहाँ की कहानी बयां करते हैं। आज भी ये इलाका बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। It's not meeting the international standard as well as UNESCO standard, so there should be more development, more amenities, facilities, and these are things. तो यहाँ गाय चल रही है रोड पर, चौड़ी रोडें नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, नाला जाम है। तो वो सरकार को हम लोगों ने बार बार कहा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो कम से कम डेवलप कर दीजिए। तो वहीं बढ़ते विदेशी निवेश से स्थानीय लोग खतरा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे स्थानीय लोगों का व्यापार ठप होने की कगार पर है। क्या नुकसान है? नुकसान तो थोड़ा यहाँ से मंदिर से दूर भेज दिया। अब जैसे हम यहाँ पर हैं,
अब हमको दूसरा जगह भेज देगा तो नुकसान तो जरूर है। हमारी पढ़ाई रुक गई है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हुआ तो हम फिर आज रोड पर है। हम दुकान अस्थायी था, हमें आज वहाँ से अच्छी इनकम थी। सरकार कहती है कि लोगों को इनकम बढ़ेगा, तो हमें रोजगार ही नहीं तो इनकम क्या। ग्रेजुएशन करके फुटपाथ पर है। दूसरे एशियाई देशों से विदेशी आकर लगातार निवेश कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इसके निवेश का हिसाब नहीं है और न ही ये लोग कर चुकाते हैं, लिहाजा राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मोनेस्ट्री की बढ़ती संख्या से महाबोधि मंदिर के वजूद पर भी खतरा मंडरा रहा है। सरकार को एक चीज सोचना चाहिए, सबसे पहले किसी देश की संस्कृति के लिए एक मंदिर काफी होता है, और उस मंदिर के साथ आपके जो मॉन्क्स होते हैं 8-10 मॉन्क्स होंगे तो उनके लिए 8-10 कमरे काफी है। लेकिन यहाँ पे सरकार का कोई मतलब पकड़ नहीं है इन मोनास्ट्रियों पर। वो कहते हैं विदेश नीति है, विदेश के लोग हैं जो बौद्धिस्ट हैं वो तो आएंगे यहाँ मंदिर बनाएंगे, वो अपना मंदिर बना। क्योंकि विदेशी मुद्रा लाते हैं डायरेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी परमिशन नहीं है और वो यहाँ खर्च करके करोड़ों अरबों का संपत्ति बना रहा है, उसका कोई लेखा जोखा लेने वाला नहीं है। इस चुनाव में ये बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोधगया को एक आध्यात्मिक राजधानी का स्वरूप देने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर कोई मास्टर प्लान नहीं है और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण ये पूरी घोषणा एक सपना सा लगती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ नीलू व्यास, बोधगया से राज्यसभा टीवी के लिए। बारिश के पानी पर निर्भर बिहार के किसानों के लिए बीते कई साल में नहरों की योजनाएं तो बनी, लेकिन वो शिलान्यास से आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसी ही एक नहर गया के वजीरगंज में भी है। तिलैया घाघर नहर परियोजना के नाम से इसे 1962 में शुरू किया गया, लेकिन अब तक ये नहर नाले की शक्ल में है। राज्यसभा टीवी संवाददाता ने यहाँ के किसानों की परेशानी जानने की कोशिश की। मैं अभी मौजूद हूं गया के वजीरगंज इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक नहर की खुदाई की गई है। हालांकि ये जंगल के रूप में आ चुका है और बहुत सारी झाड़ियां लग चुकी हैं। ये जो परियोजना थी ये तिलैया ढाढर परियोजना के नाम से जानी जाती थी और इस परियोजना की शुरुआत सन 1962 में किया गया था ताकि किसानों को अपने खेत सिंचाई के लिए सारी सुविधाएं मिल सकें। और तिलैया जो कि आज की डेट में झारखंड में पड़ता है, वहां से पानी आने की योजना थी। और लेकिन ये योजना आज भी उसी तरीके से पड़ी हुई है जैसे 1962 में शुरू हुई थी। कुछ स्थानीय लोग खड़े हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। ये जो तिलैया झाझर परियोजना है, इससे कितने जिले प्रभावित होते हैं और कितने किसान? इससे 4 जिले प्रभावित होते हैं और तकरीबन जितनी आबादी है सब किसान हैं, सब खेती पर निर्भर हैं, सभी इसी पर निर्भर करते हैं और पानी का यहाँ बहुत ज़्यादा अभाव है। जनप्रतिनिधि के अवहेलना के कारण आज तक ये जो हमारा नहर है वो सूखी पड़ी है। कि इसके लिए दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया गया, लोगों से मिला गया, क्या निचोड़ क्या निकला? स्थानीय लोगों ने इसके लिए बैठक, धरना प्रदर्शन सारा चीज जैसे किया है। आश्वासन तो बहुत जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिला है। इसमें हम लोगों ने एक बैठक गया में की थी। अभी तक तो कोई संभावना नहीं है। फतेहपुर में बहुत बड़ा रिजर्वायर बनने के लिए मैंने देखा था कि काफ़ी राशि खर्च हुआ है और गिट्टी और ईंटा वगैरह का स्टोर हुआ, उस स्टोर से काम न हो सका और बाद में सारे के सारे वैसे नष्ट हो गए। इन किसानों की उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर सरकार, प्रशासन के लोग और सुप्रीम कोर्ट भी इनके लाचारगी पे जरूर गौर करके इनके पक्ष में कोई ऐसा निर्णय देगा ताकि इस नहर में फिर से पानी आ सके और किसान अपनी सिंचाई कर सकें। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शिशिर चौबे, गया, राज्यसभा टीवी के लिए। और स्थानीय लोगों की इन तमाम दिक्कतों के बीच विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इस दौर में 7 जिलों पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटों पर मतदान होना है। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी की 8-8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल है। कल नामांकन पत्रों की जांच होनी है, जबकि 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चौथे दौर की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं इनमें से, और इस दौर में सभी 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार में एक महिला ने 96 साल की उम्र में नामांकन भर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है।
इस महिला ने आज़ादी के बाद पहले विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी और बाकायदा जीत दर्ज की थी। करीब 6 दशक बाद एक बार फिर से ये महिला मजबूत वादों के साथ चुनावी मैदान में है। ये है पूर्णिया की सुमित्रा देवी मंडल। कहते हैं राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन 90 की उम्र पार करते करते अच्छे अच्छे नेता मैदान छोड़ देते हैं। लेकिन सुमित्रा देवी का जज्बा आज भी उन्हें राजनीति में तरोताजा रखे हुए है। बिना किसी लाठी और चश्मे के चहलकदमी कर रही सुमित्रा देवी को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये 96 साल की हैं। उनकी बातें और जज्बा युवा पीढ़ी के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। यहाँ से चुनाव लड़कर यहाँ के लोगों को न्याय दिलावे। यहाँ जो हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार व्याप्त है, अफसरशाही है, गरीबों को सताने का काम कर रहा है, जात पात की राजनीति कर रही है। सुमित्रा देवी की माने तो उनका जन्म 1920 में हुआ और उन्होंने आजादी की लड़ाई में न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि अंग्रेजों से लोहा लेते वक्त गोली भी खाई। 42 के आंदोलन में मैंने लड़ाई किया है। मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ। मेरे पैर में गोली लगी हुई है। 52 फर्स्ट चुनाव में लड़ी। 1952 में गोगरी निर्वाचन क्षेत्र था। गोगरी। सुमित्रा देवी मंडल ने राष्ट्रवादी जनता पार्टी के टिकट पर पूर्णिया सीट से पर्चा दाखिल किया है, लेकिन चुनाव इनके लिए कोई नई बात नहीं है। आजाद भारत में पहले विधानसभा चुनाव में सुमित्रा देवी ने तत्कालीन मुंगेर जिले के गोगरी सीट से जीतकर विधानसभा में कदम रखा था, जिसे आज खगड़िया जिले के बिलदौर निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा देवी फिलहाल पूर्णिया के ही हरिपट्टी में सामाजिक कामों में सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा आज भी एक पिछड़े इलाके के रूप में जानी जाती है। जेपी आंदोलन से निकले बिहार के किसी भी नेता ने अभी तक सिताब दियारा की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। आइए देखते हैं कि सिताब दियारा में यानी कि जेपी का गांव आखिर कैसा है और वहां की समस्याएं क्या है। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा। सिताब दियारा गांव की पहचान आज जेपी से है। उत्तर प्रदेश से सटे और बिहार के छपरा जिले में स्थित सरयू नदी पर बसे इस गांव में आजादी के करीब 7 दशक बाद भी सड़क नहीं पहुंची है। सिताब दियारा पहुंचने के लिए पहले उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। बिहार में सरकारें आईं और गईं, लेकिन यहां तक पुल नहीं बना। लालू का भी काल चला गया, विकास नहीं हुआ। नीतीश का भी काल चला गया, विकास नहीं हुआ। अब एक बार नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने इसको जयप्रकाश नारायण नगर लाला टोला को, जयप्रकाश जी की जन्मभूमि को राष्ट्रीय स्मारक, जयप्रकाश फाउंडेशन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। जनता को एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है। जेपी के गांव के बाद अब उनके पुश्तैनी घर की हालत देखिए। जेपी 1977 के आंदोलन के वक्त भी यहीं रहे थे। उनके आंदोलन से कई शिष्य निकले और राज्य से लेकर केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन जेपी चुनाव में याद किए गए और फिर भुला दिए गए। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, नहीं मेरे जगह जमीन है, न मेरे पेंशन है, नहीं मेरे पास कुछ है। एक लड़का एक लड़की है, वो अपना कमाता पेट काट के हमको पालता है। इस विधानसभा चुनाव में भी जेपी का नाम सभी दल और गठबंधन ले रहे हैं, लेकिन 25,000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अब नेताओं के आश्वासनों से थक चुके हैं। सिर्फ राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकते हैं और जब वोट की राजनीति करनी होती है तो जेपी जी याद आते हैं और जेपी जी के याद आते हैं, उनका घर याद आता है और यहाँ पर तमाम घोषणाएं की जाती है और घोषणाएं घोषणा तक ही सीमित रह जाती है। छपरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में नदी से होने वाला कटाव, अतिक्रमण, बेरोजगारी और अवैध शराब का कारोबार मुख्य समस्याएं हैं। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। फिलहाल लोकतंत्र 2015 में इतना ही। नमस्कार।